नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के साम्राज्य में। इस चैप्टर को लिखे हैं हमारे जाने माने राइटर A.K. रामानुजन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है रामानुजन से, क्योंकि रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे, बट ये है A.K. रामानुजन। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, काफ़ी हास्यपद है इसमें। हम लोग इस स्टोरी को पढ़कर काफ़ी हंसेंगे। बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले आता है कि फूल यानी बेवकूफ़, बेवकूफ़ों के साम्राज्य में। तो सबसे पहले ये आता है कि बेवकूफ़ होता कौन है? जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता है कि हम बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो आदमी बेवकूफ़ होता है। ऐसा ही कुछ स्टोरी है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि एक मूर्खों का साम्राज्य होता है, यानी एक किंगडम होता है जहां पर राजा और उसके मंत्री दोनों, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख होते हैं। वो कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि उनका जो राज्य है वो किसी दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग हो, एकदम डिफरेंट हो। और वो डिफरेंट करने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। हमें पता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग दूसरे से यूनिक हो, डिफरेंट हो, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम लोग सोच समझ कर करते कि उससे यूनिक कैसे होना है। जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो हम दूसरों से अपना नोट्स को कैसे यूनिक करें, ये चीज होता है। इनके पास भी कुछ ऐसा ही था कि ये हमारा जो राज्य हो वो दूसरों से यूनिक हो। तो वो दूसरों से यूनिक कैसे हो सकते थे? तो उन्होंने क्या किया, दिन को रात और रात को दिन कर दिया। मतलब इनका कहना था कि हर कोई दिन में सोएगा और हर कोई रात में जागेगा। यानी आप जो काम दिन में करते हैं वो काम अब रात में कीजिएगा, और रात में जो आप लोग सोते हैं अब आप लोग वो दिन में सोइएगा। और कोई भी जो राजा का बात को नहीं मानेगा, राजा उसको पनिशमेंट देंगे, उसे पनिशमेंट में उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो सभी कोई मौत के डर से राजा के इस बात को मान गए, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब से रात में ही हमारा जो दिनचर्या जो चलता है वो लाइफस्टाइल जो रात में चलेगा और दिन में सब कोई सोएगा। यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी जानवर थे उन सब को भी दिन में सोने का आदत लगा दिया गया। तभी क्या होता है, एक दिन एक गुरु और एक उसके जो गुरु के जो शिष्य होते हैं वो दोनों घूमते घूमते, योगी होते हैं, भटकते रहते हैं, तो वो लोग घूमते घूमते उस राज्य में पहुंचे। वो जो राज्य था बहुत ही सुंदर था। और जब वो लोग वहां पर गए तो वो लोग देखते हैं कि ये जो राज्य है बहुत ही सुंदर है, लेकिन दिन के वक्त सभी कोई सोया हुआ है, एक चूहा भी नहीं जगा हुआ है, हर कोई सोया हुआ है, हर जानवर सोया हुआ है। तो उन्हें देखकर ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो पूरे दिन भर उस राज्य में घूमते रहे, और जैसे ही शाम हुआ तो सब देखे कि सभी कोई जगकर अपने लाइफस्टाइल में लग गए। जो भी उनका ये चूल्हा जलाना, खाना बनाना जैसे जो काम होता है वो सब किए। और जैसे ही, क्योंकि वो जो योगी यानी गुरु और जो शिष्य थे वो लोग काफी भूखे थे, तो उन्होंने रात में सामान को खरीदा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हर चीज सस्ता है, यानी हर चीज एक दद्दू जैसे हम लोग पैसा बोलते हैं, 1 रुपया में पैसा होता है, उसी तरह उनका कुछ सिक्का होता था और उसका जो सबसे छोटा भाग होता था वो दद्दू होता था। तो एक दद्दू में आप कुछ भी खरीद सकते हो, छोटा से छोटा चीज से लेकर बड़ा से बड़ा चीज तक। ऐसा राजा और उसके मंत्री के द्वारा उस मार्केट में कर दिया गया था। तो उन लोगों ने एक दद्दू में बहुत ही अच्छे से खाना खाया, और खाना पकाकर खाया। जब खाना पकाकर खाया तो फिर गुरु को पता चला ये तो मूर्खों का साम्राज्य है। ये किसका साम्राज्य है? मूर्खों का साम्राज्य है। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखो, ये जो साम्राज्य है ये मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर रुकना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं ये लोग हम लोग के साथ क्या करेंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं। और क्योंकि उसका जो शिष्य था वो थोड़ा लालची था,
वो देखा कि यहाँ पे सस्ते में ही सब कुछ हो जा रहा है, एक दद्दू में जो मन चाहे वो हम लोग खा सकते हैं। तो उसने यहाँ पर रुकने का फैसला किया कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना है तो जाइए। तो गुरु जो थे, शिष्य गुरु का बात को नहीं माना, उनकी ज्ञान भरी बातों को नहीं माना। तो गुरु बोले ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तुम्हें रुकना है रुको, मैं तो जा रहा हूं। और गुरु वहां से चले गए और शिष्य यहीं पर रुक गया। जब शिष्य यहाँ पे रुका तो वो बहुत ही एक दद्दू में ही घी, केला, चावल, अच्छा अच्छा सब्जी, अच्छे अच्छे खाने को खाया। और वो खा खाकर वहां पे बहुत ही मोटा हो गया, एकदम ऐसा स्टोरी में लिखा गया कि रोड के पवित्र बैल की तरह वो वहां पर मोटा हो गया। ये यहाँ पर एक पार्ट कहानी का। फिर कुछ इस तरीके से कहानी आगे चलता है कि एक दिन में एक चोर एक बहुत अमीर आदमी के घर, एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाता है। सेंध यानी दीवार को तोड़कर अंदर जाकर चोरी करना, ठीक है, सेंध। तो वो सेंध लगाता है और जब वो चोरी करके वापस आ ही रहा होता है कि दीवार बहुत ही कमजोर था और वो दीवार उस चोर के ऊपर गिर जाता है और चोर उस पर दबकर मर जाता है। तभी चोर का जो भाई होता है वो राजा के पास दौड़े दौड़े जाता है और बोलता है, राजा जी मेरे साथ न्याय कीजिए। मेरा भाई, मेरा अपना भाई जो पुराना काम करता है वो काम कर रहा था, तभी उस अमीर व्यापारी का दीवार नीचे गिर गया, मतलब वो कमजोर दीवार था, वो नीचे गिरा और मेरा भाई उस पे दब के मर गया। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, उस अमीर व्यापारी को आप सजा सुनाए और मुझे हर जाना दें। तो राजा बोला तुम्हारे साथ न्याय होगा, उस अमीर व्यापारी को बुलाया जाए। अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पर एक हम छोटा सा बना है थीफ ब्रदर, यानी राजा का जो चोर का जो भाई है वो दौड़े दौड़े राजा के पास गया। जब वो राजा के पास गया और बोला मुझे न्याय चाहिए, राजा बोला ठीक है, उस व्यापारी को बुलाओ। ये जो रिच मर्चेंट है उसको बुलाया गया। तो रिच मर्चेंट से राजा ने पूछा, हाँ जी, क्या ये आपका दीवाल है? आपने इसे बनाया है? तो वो मर्चेंट बोलता है, हाँ ये मेरा दीवाल है, बिल्कुल ये सही है कि ये चोर मेरे घर में चोरी कर रहा था और जब ये जा रहा था तो दीवाल कमजोर था, वो टूट के नीचे गिरा, उस वक्त मैं घर पर ही था। तो राजा बोलता है तुम मुस्लिम हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हें सजा मिलेगी। तभी मर्चेंट बोलता है कि माय लॉर्ड, हे मेरे मालिक, वो जो दीवाल है उस दीवाल को मैंने नहीं बनवाया, तो सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए, मेरी गलती नहीं है। ये दीवाल को एक मिस्त्री ने बनाया था, मैं उस मिस्त्री को जानता हूं, उसने दीवाल को कमजोर बनाया, इसलिए ये दीवाल नीचे गिर गया, तो मुझे जाने दे। तो राजा कहते ठीक है, उस मिस्त्री को बुलाओ। अब क्योंकि वो मिस्त्री बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो वो मिस्त्री को लाया गया और बोला गया कि क्या तुमने ये दीवार को बनाया? तो मिस्त्री बोलता है हाँ मेरे मालिक, मैंने इस दीवार को बनाया, लेकिन ये जो दीवार है मैं इस मर्चेंट के वक्त नहीं, मतलब इस व्यापारी के नहीं, इसके पिता के वक्त, जब इसके पिता थे तब मैंने इस दीवार को बनाया था। और मुझे इस बात की खेद है, यानी दुख है इस बात की कि मैं इस दीवार को कमजोर बनाया था। तो राजा बोलता है अब तो तुम गुनहगार हो, तुम्हें सजा होनी चाहिए। तभी वो मिस्त्री कुछ देर सोचता है और बोलता है कि मेरे मालिक मुझे क्षमा करे, इस दीवार कमजोर बनाने के पीछे मेरा गलती नहीं है, ये गलती उस नर्तकी का है। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल। अब देखिए कैसे थीफ ब्रदर के बाद मर्चेंट के बाद ब्रिकलेयर, यानी जो वो दीवार बनाने वाला होता है वो, ठीक है, वो बोला एक डांसिंग गर्ल का गलती है। वो डांसिंग गर्ल रास्ते पर आ रही थी, जा रही थी और मेरा ध्यान भटक गया। मेरा ध्यान क्या हुआ? भटक गया। वो बार बार आ रही थी, जा रही थी और मैं उसे ही देख रहा था, मेरा पूरा ध्यान इस दीवार को बनाने में नहीं लगा, जिसके वजह से मुझे दीवार बनाने में प्रॉब्लम हुई और ये दीवार बहुत ही कमजोर बना। तो राजा बोला ये तो केस और भी पेचीदा होते जा रहा है, चलो ठीक है, जाओ उस डांसिंग गर्ल को, अपने सेना को कहता है जाओ उस डांसिंग गर्ल को खोजो और बुलाओ कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ है। सेना जाते हैं और उस डांसिंग गर्ल को, यानी वो जो नर्तकी होती है, उसे वो पकड़ कर लाते हैं। क्योंकि ये समय बहुत बीत चुका था और वो जो नर्तकी थी वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। नर्तकी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। तो नर्तकी बोलती है
नर्तकी जब उस दरबार में पहुंचती है तो उससे पूछती है, क्या जब ये मिस्त्री यहाँ पर दीवार अपना बना रहा था, ये जो वॉल बना रहा था, क्या तुम उस रास्ते पर आ रही थी, जा रही थी? तो नर्तकी बोलती है, जी महाराज, जी मेरे मालिक, मैं उस वक्त, ये समय बहुत ही बीत गया, मुझे याद है कि जब यही मिस्त्री वो उस दीवार को बना रहा था तो मैं रास्ते पर बहुत बार आ रही थी, जा रही थी। तो राजा बोला, तब तो सारा गलती तुम्हारा है, तुमने ही इसका ध्यान भटकाए, इसलिए दीवार कमजोर बना और वो चोर मारा गया, तो सजा तुम्हें होगी। तो फिर नर्तकी कुछ देर सोचती है और बोलती है कि मालिक मुझे माफ करे, इसमें मेरी गलती नहीं थी, ये गलती उस सोनार की है। अब ये जो डांसिंग गर्ल है वो ब्लेम किस पे करती है? सोनार पर, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। यानी सोनार जो है वो मुझे बार बार बुला रहा था, जा रहा था, क्योंकि मुझे एक सोने का पायल बनवाना था और मैं वो सोने का पायल बनवाने के लिए उसके पास जा रही थी, वो मुझे टाइम पर बनाकर नहीं दिया, वो बार बार मुझे बुला रहा था, इसलिए मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पूरी गलती उस सोनार की है जिसने मुझे बार बार बुलाया। तो फिर राजा सोचा, हाँ ये बात तो है, चलो उस सोनार को पकड़ के लाओ। तभी जो सैनिक होते हैं वो सोनार को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जो सोनार होता है वो एक अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ रहता है, तो उसे पकड़ के लाया जाता है। तो सोनार से पूछा जाता है, क्या तुमने इस नर्तकी को बार बार अपने यहाँ बुलाया जब वो ये पायल बनाने के लिए तुम्हारे पास आई थी? तो सोनार कहता है, जी मेरे मालिक, ये बात सही है कि ये नर्तकी बार बार मेरे पास आ रही थी। तो राजा गुस्सा होता है और बोलता है कि अब तो गुनहगार तुम हो, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, तुम्हारे वजह से ही वो चोर मरा है। तभी सोनार बहुत ही घबरा गया और घबरा कर बोलता है कि मालिक मुझे क्षमा कर दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती उस व्यापारी की है, वो व्यापारी, वो अमीर व्यापारी की है, वो व्यापारी के घर में विवाह था तो उसने मुझे जल्दी गहना मुझसे मांगा था, तो मैं उसका गहना देने में बिजी था, जिसके वजह से मैं इस नर्तकी का पायल नहीं बना सका, और तो पूरे जिम्मेदार उस मर्चेंट का है। तो फिर बोला गया, वो मर्चेंट कौन है? तो वो गोल्ड स्मिथ कहता है कि मैं उस मर्चेंट को जानता हूं, उसका नाम ये फला फला है, ठीक है। तो फिर वो जो अमीर मर्चेंट था वो और कोई नहीं, इस मर्चेंट का ही पिता था। यानी आप देखिए कि कैसे मर्चेंट ने इल्जाम लगाया ब्रिकलेयर पे, ब्रिकलेयर ने इल्जाम लगाया डांसिंग गर्ल पे, डांसिंग गर्ल ने गोल्ड स्मिथ से वापस ये घूम फिर के उसी मर्चेंट पर आ गया। तो फिर बोला, ये जो मर्चेंट घबरा गया और बोला कि मालिक मेरा इसमें क्या कसूर है, वो तो मेरे पिताजी ने बनवाया था गहना, तो उसके वजह से ऐसा हुआ, और मेरे पिताजी तो मर चुके हैं, तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो राजा बोलता है, नहीं, तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा पूरा संपत्ति ये विरासत में तुम्हें मिली है, तो उनके पाप और पुण्य तुम्हें ही भोगना होगा, तो तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा में मर्चेंट को मिला फांसी का सजा मिला, ठीक है। तभी लोगों को, मतलब जो फांसी देते थे सैनिकों को कहा गया कि तुम एक तख्ता तैयार करो जिसमें इसे लटकाया जाए और जो फंदा है वो फंदा बनाया जाए। तभी मंत्री जो है वो ध्यान से देखता है, और देखकर वो बोलता है कि हाइनस, महाराज, ये जो रस्सी है ये किसी मोटे आदमी के लिए है, और जो ये मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है, तो अगर इसे फांसी दिया जाएगा ये तो बच जाएगा। तो राजा बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, जाओ किसी मोटे आदमी को खोज के लाओ, फांसी तो देना है, तो किसी मोटे आदमी को फांसी देना होगा। तो सैनिक को भेजा जाता है मार्केट में कि किसी जो मोटा आदमी दिखे उसे खोज कर लाया जाए। तभी सैनिक जाते हैं, उसे एक मोटा आदमी मिल जाता है। वो मोटा आदमी कौन होता है? बिल्कुल सही, वो मोटा आदमी वही वो शिष्य रहता है जो घी, केला, चावल ये सब एक दद्दू में लालच से वो सब खा खा कर मोटा हो गया था, तो उसे पकड़कर लाया जाता है। तभी उस शिष्य को अपने गुरु का वो बात याद आता है जब गुरु से समझाए थे कि ये मूर्खों का साम्राज्य है, ये तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। तो वो अपने मन में अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि ये लोग एक मेडिटेटेड थे, यानी इनलाइटेड थे, ये लोग अपने मन से ही बात कर सकते थे, और तो गुरु ने अपने सपना में इन सभी चीजों को देख लिया। तो फिर अपने शिष्य को बचाने के लिए गुरु उस राज्य में वापस
आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर गुरु बोलते हैं कि गुरु राजा से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए, गुरु बड़ा या चेला यानी शिष्य? तो राजा बोलता है ऑब्वियस सी बात है गुरु बड़ा है। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, आप उसे फांसी नहीं दीजिए, आप पहले मुझे फांसी दीजिए, आप पहले मुझे फांसी दीजिएगा फिर उसे फांसी दीजिएगा। तो चेला पहले तो कुछ देर सोचता है कि अरे मेरे वजह से मेरे गुरु क्यों फांसी चढ़ रहा है, फिर वो समझ जाता ओ ये गुरु का चाल है, तो वो बोलने लगा नहीं नहीं पहले मुझे फांसी दीजिए। तो गुरु बोलते नहीं पहले मुझे फांसी दीजिए, और शिष्य बोलता है नहीं पहले मुझे फांसी दीजिए। तो यहाँ पर राजा बहुत ही पागल हो जाते कि अरे ये तुम लोग क्यों पहले फांसी लेना चाहते हो, शांत हो और मुझे सोचने का वक्त दो, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दो। तभी गुरु को बुलाता है राजा और बोलता है, गुरु को बुलाता है राजा और कहता है कि आखिर आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु होता है वो कहता है कि मैं एक योगी हूं और मुझे पता है जो इस फांसी पर पहले चढ़ेगा वही अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और जो बाद में चढ़ेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। ठीक है, ये कहते हुए गुरु को भेज दिया जाता है। फिर राजा अपने मंत्री के साथ विचार करता है और बोलता है कि मुझे ही इस राज्य को संभालना है, मैं ही अगले जन्म में यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। तो पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा और फिर तुम चढ़ना, फिर तुम यहाँ के महामंत्री बनोगे। फिर वो जो राजा और मंत्री होता है वो गुरु और शिष्य के पास जाता है, उसका वेश लेता है यानी उसके कपड़े को पहनता है और अपने सिपाहियों से बोलकर वो फांसी पे चढ़ जाता है और इसको भेज देता है, गुरु और शिष्य को भेज देता है। जब सुबह होता है लोग उसके कपड़ा को हटाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो मेरे राजा और मंत्री है, ये फांसी पर चढ़ गए। फिर लोग रोते हैं और लोगों को मतलब सोचना होता है कि एक राज्य जहां पे कोई राजा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो कौन यहाँ का राजा बनेगा। तो वहां के लोगों ने उस गुरु से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज यहाँ के राजा बन जाइए, प्लीज आप यहाँ का राजा बन जाइए। शिष्य पहले से ही लालची था तो वो मंत्री बनने को तैयार हो जाता है और गुरु को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन गुरु भी रेडी हो जाते हैं वहां का राजा। तो राजा बन गए गुरु और महामंत्री बन गया शिष्य। तो फिर गुरु कहते हैं कि तुम्हारे जो भी लॉज प्रिंसिपल है इसको मैं बदल दूंगा, अब दिन दिन होगा और रात रात होगा, दिन में तुम्हें डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करना होगा और रात में आपको सोना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक दद्दू में सब कुछ मिल रहा था वो सब हटा के उसका वैल्यू उस तरह कर दिया गया जो दूसरे राज्य में होते थे। ये था आपका एंड ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पर मैंने स्टोरी का एक क्विक रिवीजन नोट्स लिखा हुआ है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा और एक कहानी को अच्छे से याद करने में हेल्प करेगा। और ये एक सर्कल मर्चेंट से लेकर वापस मर्चेंट, यानी सुई आपका मर्चेंट पे शुरू हुआ फिर मर्चेंट पर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज द डिसिपल्स डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल? इट इज अ गुड आइडिया। शिष्य मूर्खों के साम्राज्य में रुकने का निर्णय क्यों करता है? क्या एक अच्छा विचार है? तो क्यों करता है? क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही सस्ता चीज मिल रहा है, वो यहाँ पर आसानी से बहुत ही कम पैसे में बहुत चीजों को खा सकता है, इसलिए वो रुकने का विचार किया। क्या ये एक अच्छा विचार था? तो नहीं, गुरु के अनुसार, उसके जो टीचर थे उसके अनुसार ये एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य था तो वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्पिट अकॉर्डिंग टू द किंग और व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? यानी राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है, वह दंड से कैसे बच जाता है? तो राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था? राजा के अनुसार असली अपराधी ये मर्चेंट था, क्योंकि ये मर्चेंट के पिता ने ही वो लास्ट में ज्वेलरी खरीदे थे, तो वो सब कुछ इस मर्चेंट को विरासत में मिला था। तो राजा ने कहा कि ये मर्चेंट ही असली अपराधी है। ये कैसे बचता है? ये उस बेवकूफ मंत्री की वजह से बचता है, क्योंकि मंत्री बोलता है ये तो बहुत पतला आदमी है, उसको अगर फांसी पे चढ़ाएंगे तो वो तो गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? गुरु के बुद्धिमानी के शब्द क्या है? शिष्य उन्हें कब याद करता है?
तो गुरु के बुद्धिमानी के शब्द क्या थे? वो कहते थे कि ये मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर लोग हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे ये किसी को नहीं पता, तो अच्छा होगा यहाँ से हम लोग चले जाएं, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। और ये उसे कब याद आता है? इसे याद आता है जब लोग उस शिष्य को फांसी के लिए लेकर जा रहे थे, यानी सिपाही उस शिष्य को फांसी के लिए लेकर जा रहे थे। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? गुरु अपने शिष्य का जीवन कैसे बचाते हैं? तो बस कैसे बचाते हैं, वो राजा को जाकर बोलते हैं कि जो लास्ट में मरेगा वही आपका अगला राजा बनेगा और जो मंत्री मरेगा वो महामंत्री बनेगा। तो यहाँ पे राजा और मंत्री दोनों अपनी बेवकूफियत के कारण जाकर फांसी पे चढ़ जाते हैं और राजा और गुरु राजा बन जाता है और शिष्य आपका महामंत्री बन जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको हर पैरा को बहुत ही अच्छे से बताया है। देन दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching and God bless you all.